नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सेल्फ हेल्प सेक्शन में तो मिलती है, लेकिन ये कोई आराम देने वाली, सब ठीक हो जाएगा कहने वाली किताब नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक हथौड़े की तरह है। हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी की। हाँ। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका बचपन मुश्किलों से भरा था, जो मोटापे और अस्थमा से जूझ रहा था, और फिर वो बना एक नेवी सील, एक अल्ट्रा मैराथन रनर। और दुनिया का सबसे मजबूत इंसान कहलाया जाने लगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इस किताब की बात कर ही क्यों रहे हैं। इसका सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल और उतना ही ब्रूटल है। हम सब अपनी असली क्षमता के आसपास भी नहीं जी रहे हैं। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है और वो आराम चाहता है, इसलिए जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है वो हार मानने के सिग्नल भेजने लगता है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन इस किताब की कोर आइडियाज को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उन्हें कुरेदना है। हम ये देखेंगे कि मानसिक दृढ़ता या मेंटल टफनेस बनाने के लिए गॉगिन्स कौन से कॉन्क्रीट टूल्स देते हैं। अच्छा। और इसका मूल मंत्र ये है कि आप दर्द और बेचैनी से भाग कर नहीं, बल्कि जानबूझकर उनका सामना करके ही अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। ये आराम को दुश्मन और दर्द को एक औजार की तरह देखने का नजरिया है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है कठोर मन, यानी द कैलिस्ड माइंड का। सुनने में ये काफी इंटेंस लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा है, और गॉगिन्स इसे एक फिजिकल एनालॉजी से समझाते हैं। जैसे जब आप मान लीजिए वजन उठाते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं। हाँ, तो में गट्ठे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। शुरू में आपके हाथों में छाले पड़ते हैं, दर्द होता है, लेकिन अगर आप वो काम करते रहें तो धीरे धीरे उसी जगह पर सख्त चमड़ी बन जाती है, जिसे कैलिसिस कहते हैं। वो स्किन सख्त हो जाती है। फिर वही काम आपको उतना दर्द नहीं देता। गॉगिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम जानबूझकर खुद को मुश्किल, असुविधाजनक स्थितियों में डालते हैं, तो हमारा दिमाग भी धीरे धीरे कठोर हो जाता है। तो वो दर्द और मुश्किलों का आदी कर जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? क्या हमें जानबूझकर मुश्किलें ढूंढनी चाहिए, जैसे सुबह ठंडे पानी से नहाना या ऐसा कुछ? हाँ, वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसका असली मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आराम का रास्ता ना चुनना। अच्छा। जब आपका मन कहे कि आज जिम छोड़ देते हैं, तब जिम जाना। जब आप कोई मुश्किल काम टालना चाहें, तो उसे सबसे पहले करना। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो आप अपने मन के खिलाफ रोज लड़ते हैं। बिल्कुल, यही आपके दिमाग पर कैलिसिस बनाती हैं। किताब के मुताबिक आधुनिक दुनिया हमें आराम की आदी बना रही है, और यही हमारी मानसिक कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, तो खुद को मुश्किल में डालना है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से करें? अक्सर तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी असली कमजोरियां हैं क्या, या हम किन चीजों से भाग रहे हैं। और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा टूल काम आता है, जवाबदेही दर्पण, यानी अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। गोगिन्स कहते हैं कि आप अपनी सारी कमियों, असुरक्षाओं और उन सच्चाइयों को जिनसे आप भागते हैं, पोस्ट-इट नोट्स पर लिखें। जैसे मैं मोटा हूँ, मैं आलसी हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, और इन नोट्स को अपने बाथरूम के शीशे पर चिपका दें। एक मिनट, ये तो बहुत ही ब्रूटल तरीका है खुद को फेस करने का। रोज सुबह उठकर अपनी सारी कमियों को शीशे पर देखना, क्या ये डीमोटिवेटिंग नहीं हो सकता? इससे तो इंसान और ज्यादा निराश हो सकता है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और यहीं पर इसका साइकोलॉजी काम करता है। इसका मकसद खुद से नफरत करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ओनरशिप लेना है। ओनरशिप। हाँ, जब आप अपनी कमियों को लिखकर शीशे पर लगा देते हैं, तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। वो बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, वो आपके और आपके सच के बीच का एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। ये आपको हर रोज याद दिलाता है कि आपको किन चीजों पर काम करना है। गॉगिन्स ने खुद अपने शीशे पर लिखा था कि वो 297 पाउंड का है और उसे नेवी सील बनना है। तो वो रोज उस सच्चाई का सामना करते थे। बिल्कुल, और इसी ने उन्हें बदलने के लिए मजबूर किया। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। जब आपकी सच्चाई और आपके लक्ष्य में इतना बड़ा अंतर हो, तो आपका दिमाग उसे दूर करने के लिए मजबूर हो जाता है। समझ गया, मतलब बिना किसी बहाने के अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही बदलाव का पहला कदम है। ओके।
तो आपने अपनी कमियों का सामना कर लिया, अब आप खुद को पुश कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उस दीवार से टकराते हैं। हाँ, वो फिजिकल या मेंटल पॉइंट जब लगता है कि बस अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। गॉगिन्स के पास इसके लिए भी एक बहुत रेडिकल आइडिया है ना। हाँ, और शायद ही इस किताब का सबसे मशहूर विचार है। इसे वो 40% का नियम यानी द 40% रूल कहते हैं। 40% रूल। नियम ये है कि जब आपका दिमाग और शरीर चिल्ला रहा हो कि बस हो गया, मैं पूरी तरह खत्म हो चुका हूँ, उस मोमेंट में आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। क्या मतलब 60% अभी भी बाकी है? ये कैसे हो सकता है जब आप मैराथन के आखिरी हिस्से में होते हैं या किसी डेडलाइन के लिए पूरी रात जाग चुके होते हैं? तब तो लगता है कि शरीर में एक बूंद भी ताकत नहीं बची। गोगिन्स के अनुसार ये एहसास असली नहीं है, ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बचाने का एक तरीका। हाँ, हमारा दिमाग हमें दर्द, पीड़ा और मौत से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसलिए जैसे ही उसे लगता है कि शरीर ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो हमें रुकने के लिए सिग्नल भेजने लगता है। वो हमें आराम के दायरे में रखना चाहता है। 40% का नियम कहता है कि ये पहला सिग्नल, ये बस अब नहीं हो सकता वाली फीलिंग, अंत नहीं है। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग लाइन है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। तो बची हुई 60% क्षमता उस दर्द और असुविधा को पार करने के बाद ही अनलॉक होती है। बिल्कुल। लेकिन इस नियम का कोई खतरा भी है? क्या लोग इसे गलत समझकर खुद को चोट पहुंचा सकते हैं? मतलब बर्नआउट और इस नियम के बीच की लाइन बहुत पतली नहीं है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। कहाँ पता चलेगा कि ये सिर्फ दिमाग की बनाई दीवार है या सच में शरीर जवाब दे रहा है? देखिए, किताब इस पर साफ है। ये नियम आपको टूटी हुई हड्डी के साथ दौड़ने के लिए नहीं कहता। ये दिमागी सीमाओं को तोड़ने के बारे में है, शारीरिक नुकसान को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं। अच्छा। फर्क समझना होगा डिस्कम्फर्ट और इंजरी के बीच। डिस्कम्फर्ट वो है जब आपके फेफड़े जल रहे हैं और पैर थक गए हैं, लेकिन आप दौड़ सकते हैं। इंजरी वो है जब आपके घुटने में तेज दर्द है जो बताता है कि कुछ गड़बड़ है। गॉगिन्स ने खुद अपनी पहली 100 मील की रेस बिना किसी ट्रेनिंग के दौड़ी थी। उनके पैर टूट गए, किडनी फेल हो गई। वो एक एक्सट्रीम उदाहरण है ये दिखाने का कि सीमाएं कहाँ तक जा सकती हैं, लेकिन वो ये सलाह नहीं देते। वो कहते हैं कि आपको धीरे धीरे अपने 40% को 45% बनाना है, फिर 50% और इसी तरह आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस 40% की दीवार को तोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर काफी नहीं होगे। जब आप उस दर्दनाक मोमेंट में होते हैं, तब दिमाग को कैसे मनाएं कि अभी 60% और बाकी है? क्या किताब में इसके लिए कोई प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे गॉगिन्स कुकी जार कहते हैं। कुकी जार? हाँ, इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की सारी पिछली जीतों और उन मुश्किलों को जिनसे आप पार पा चुके हैं, एक मेंटल कुकी जार में इकट्ठा करें। अच्छा। ये कोई भी छोटी बड़ी जीत हो सकती है, कोई मुश्किल एग्जाम पास करना, किसी डर पर काबू पाना या कोई फिजिकल चैलेंज पूरा करना। और फिर जब आप किसी नई मुश्किल में हों, तो उस जार से एक कुकी निकालें। एग्जैक्टली। जब आप उस 40% वाली दीवार से टकराएं और आपका मन कहे तुम नहीं कर सकते, तो आप अपने कुकी जार में झांके और खुद को याद दिलाएं। गॉगिन्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं अपनी नेवी सील ट्रेनिंग के हेल वीक का। 5 दिन और 5 रात लगातार बिना सोए ठंडे पानी में फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ता है। बाप रे। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। गॉगिन्स बताते हैं कि जब भी उन्हें लगता था कि अब वो नहीं कर पाएंगे, वो अपनी पुरानी मुश्किलों को याद करते थे। अपने हिंसक पिता का सामना करना, नस्लवाद झेलना। वो खुद से कहते थे, अगर मैं वो सब झेल गया तो ये भी झेल जाऊंगा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है? नहीं, ये आपके पास्ट एविडेंस का इस्तेमाल है। ये खुद को ये सबूत देना है कि आप मजबूत हैं। ये बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि अपनी ही जिंदगी से सबूत इकट्ठा करना है। अच्छा, किताब में एक और टर्म है जो सुनने में बड़ा एग्रेसिव लगता है, टेकिंग सोल्स, यानी आत्माओं को लेना। इसका क्या मतलब है? क्या ये दूसरों को नीचा दिखाने या हराने के बारे में है? ये इस आइडिया को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब दूसरों से मुकाबला करना नहीं है। तो फिर? टेकिंग सोल्स का मतलब है अपने दुश्मन या मुकाबलेबाज की उम्मीदों को तोड़ देना। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। अच्छा। वो आपके अंदर की आवाज है जो कहती है थोड़ा आराम कर लो, कल कर लेना। आपको उसकी सोल लेनी है। मतलब उस आवाज को ही हराना है? हाँ। जब कोई आपसे 10 पुलअप्स की उम्मीद करे तो आप 20 करें। जब आपका बॉस आपसे एक रिपोर्ट की उम्मीद करे तो आप उसे बेहतरीन बनाकर दें।
आप इतनी मेहनत करें कि आपके आसपास के लोगों और सबसे जरूरी आपके खुद के दिमाग में जो शक है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। तो ये एक तरह से अपनी ही रेपुटेशन बनाने जैसा है, पर दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने दिमाग के लिए। बिल्कुल। गॉगन्स ने जब पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की तो उनका लक्ष्य सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था। उनका लक्ष्य था इतनी तेजी और ताकत से पुलअप्स करना कि जो लोग वहां गिनती कर रहे थे वो मानसिक रूप से थक जाएं। वो उनकी उम्मीदों को चकनाचूर करना चाहते थे। एग्जैक्टली। जब आप लगातार उम्मीद से ज्यादा काम करते हैं तो आपका दिमाग भी आप पर यकीन करने लगता है। वो शक वाली आवाज धीरे धीरे शांत हो जाती है क्योंकि उसके पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचता। ठीक है, तो हमारे पास कैलस्ड माइंड है, 40% रूल है, कुकी जार और टेकिंग सोल्स जैसे टूल्स हैं। ये सब बहुत इंटेंस हैं, लेकिन इन्हें रोज-रोज कैसे इस्तेमाल करें? मोटिवेशन तो हर दिन नहीं रहता। बिल्कुल। एक दिन आप वीडियो देखकर चार्ज हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह 5 बजे उठने का मन नहीं करता। और यहीं पर किताब का सबसे प्रैक्टिकल और शायद सबसे जरूरी सबक आता है। गॉगिन्स प्रेरणा मतलब मोटिवेशन और अनुशासन यानी डिसिप्लिन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। हाँ, प्रेरणा एक भावना है, एक एहसास है, वो आती जाती रहती है। आप हमेशा प्रेरित महसूस नहीं कर सकते। अगर आप काम करने के लिए प्रेरणा का इंतजार करेंगे तो आप ज्यादातर दिन कुछ नहीं करेंगे। जबकि अनुशासन प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता। नहीं, अनुशासन एक सिस्टम है, एक आदत है। ये उन कामों को भी करने के बारे में है जब आपका मन बिल्कुल न हो। हाँ, जब आप थके हुए हो, जब मौसम खराब हो, जब कोई आपको देख न रहा हो। अनुशासन का मतलब है मुझे ये करना है इसलिए मैं ये करूंगा चाहे मेरा मूड कैसा भी हो। प्रेरणा आपको रेस शुरू करने में मदद कर सकती है, लेकिन सिर्फ अनुशासन ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाएगा। बिल्कुल यही। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम सब मोटिवेशन की अगली डोज का इंतजार करते रहते हैं, एक YouTube वीडियो, एक कोट, लेकिन वो असर कुछ ही घंटे या दिन रहता है। गॉगिन्स कह रहे हैं कि उस साइकिल को ही तोड़ दो और एक अनुशासित सिस्टम बनाओ। हाँ, और ये सारी अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक अनुशासित जीवन शैली ही अपने दिमाग को रोज कठोर बनाने का तरीका है। हर सुबह जब आप उठना नहीं चाहते लेकिन फिर भी उठकर अपना काम करते हैं तो आप अपने दिमाग पर एक और कैलस बना रहे होते हैं। अच्छा। हर बार जब आप वर्कआउट छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसे पूरा करते हैं तो आप 40% नियम को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अनुशासन वो इंजन है जो इस पूरी मानसिकता को चलाता है। ये सेक्सी नहीं है, ये मजेदार नहीं है, लेकिन किताब के मुताबिक यही सफलता का एकमात्र रास्ता है। तो आज हमने डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी के जरिए मानसिक मजबूती की दुनिया में एक गहरी छलांग लगाई। हमने समझा कि एक कठोर मन क्या होता है, अपनी कमियों का सामना करने के लिए जवाबदेही दर्पण का इस्तेमाल कैसे करें, 40% नियम के पीछे का सच क्या है और मुश्किल समय में कुकी जार कैसे हमारी मदद कर सकता है। हाँ, और इन सब का सार एक ही है, अनुशासन को प्रेरणा से ऊपर रखना। किताब का अंतिम संदेश बहुत साफ है, एक असाधारण जिंदगी आराम के दायरे में रहकर नहीं जी जा सकती। उसे खुद को लगातार चुनौती देकर, दर्द को एक शिक्षक समझकर और रोज खुद को बेहतर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ ही बनाया जा सकता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, अगर आराम दुश्मन है और दर्द एक टूल है, तो सेल्फ कंपैशन या खुद पर रहम करने की जगह कहाँ है? अच्छा सवाल है। क्या गॉगिन्स की फिलॉसफी में बर्नआउट से बचने का कोई सेफ्टी वाल्व है, या ये सिर्फ खुद के खिलाफ एक कभी ना खत्म होने वाली जंग है? इस पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।